अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। तो बेसिकली टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द सिस्टम ऑफ डबल एंट्री, जो कि बेसिकली वो कीपिंग द सिस्टम होता है जिसके अंदर आप ट्रांजैक्शंस को ऑन डेली बेसिस, ऑन रेगुलर बेसिस रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इधर देख लेते हैं कि यहाँ पे बेसिकली क्या बात हुई। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले कुछ मेजर चीजें हैं, कुछ मेजर चंक्स हैं जो हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हमारे ओ लेवल एग्जाम्स के लिए, ओ लेवल अकाउंटिंग एग्जाम्स के लिए, तो वो पहले देखते हैं। ये देखो, बेसिकली सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट है दैट इज एसेट। ये समझना बहुत जरूरी है कि एसेट है क्या। ठीक है, एसेट इज व्हाट द बिजनेस ओन्स, जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, जो बिजनेस ओन करता है। ठीक है, इसको हम दो सब कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। इसको बेसिकली हम जो है वो दो सब कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। एक हम बोल देंगे हमारा हो जाएगा नॉन करंट एसेट एंड द अदर वन विल बी करंट एसेट। नॉन करंट एसेट एंड करंट। अच्छा, अब नॉन करंट एसेट क्या होता है? These are basically assets which usually have a life more than a year. करंट एसेट्स क्या होते हैं? जिनकी लाइफ यूजुअली लेस देन अ ईयर होती है। और ये जो एसेट्स हैं वो हाईली लिक्विड एसेट्स हैं, यानी कि दे आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। आप इनको कैश की फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एसेट की नेचर क्या होती है? एसेट की नेचर होती है डेबिट, यानी कि अगर आप कोई एसेट परचेज करते हैं या आपका अगर लेट्स सपोज कोई एसेट इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको डेबिट करोगे। अब इसमें क्या क्या एग्जांपल्स आ जाती हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नॉन करंट एसेट में बेसिकली आपकी एग्जांपल हो सकती है मोटर व्हीकल, सही है, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट्स हो गए, प्लांट हो गया, मशीनरीज हो गई। ये सारे के सारे आपके नॉन करंट एसेट्स हैं, क्योंकि इनकी लाइफ जो है वो आप अज्यूम करते हो कि 1 साल से ज्यादा होती है। और ये बेसिकली आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी आ सकती है, परचेज ऑफ मोटर व्हीकल, परचेज ऑफ इक्विपमेंट, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरीज। ये सारे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी आ सकते हैं, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसमें हम कहते हैं कि यार वो वन टाइम इनकर हो रहा है। ठीक है, वो बार बार इनकर नहीं होगा, वो सिर्फ एक दफा इनकर हो रहा है, प्लस उसके उस जो इक्विपमेंट है या जो एसेट है जो आप परचेज कर रहे हो उसकी जो जिंदगी है वो 1 साल से ज्यादा है। तो वो ऑन रेगुलर बेसिस, ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस जो है वो इनकर नहीं होगा। इसीलिए ऐसे एसेट्स को हम क्या कहते हैं? नॉन करंट एसेट्स, एंड दीज आर माय कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहां तक आप कॉपी कर लें, इसको आप कॉपी कर लें, फिर हम करंट एसेट्स डिस्कस करते हैं। करंट एसेट्स क्या होते हैं? हाईली लिक्विड एसेट्स which means they are easily convertible into cash। आप उनको कैश की फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट को यूजुअली कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इनको बेचना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव एसेट्स होते हैं और आप ये बार बार फ्रीक्वेंट बेसिस पे परचेजेस ऐसे एसेट्स की नहीं कर रहे हो। मैं इसको इरेज कर देता हूं। अच्छा, नाउ लेट्स डिस्कस करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपकी क्या एग्जांपल आ सकती है? क्लोजिंग इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। सही है, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। और बेसिकली प्री पेमेंट भी होती है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। प्री पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, इसको भी हम डिस्कस। भाई, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होती है? क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब जो इन्वेंट्री आपके साल के एंड में बच गई, यानी कि ये वो इन्वेंट्री है जो नहीं बिकी, जिसको आप अगले साल बेचोगे, तो आप इसको ओन करते हो, ये भी आपका करंट एसेट बन जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल यानी कि वो क्रेडिट कस्टमर
जिन्होंने आपसे सामान परचेज तो कर लिया है, सामान खरीद तो लिया है, लेकिन पेमेंट आपको अभी नहीं की। पेमेंट वो आपको 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, कुछ ऐसे बाद करें। ऐसे जो कस्टमर्स होते हैं उनको हम बेसिकली क्रेडिट कस्टमर्स या ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं, जिनसे हम फ्यूचर में जाके रिसीव करेंगे। फिर अगली चीज आ जाती है हमारे पास कैश इन हैंड। ये तो सिंपल सी बात है, यानी कि जो कैश आपके पास इस वक्त मौजूद है, जो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, जो बिजनेस के पास अवेलेबल है कैश, उसको हम कैश इन हैंड बोलते हैं। कैश एट बैंक, जो बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं, वो कैश एट बैंक हो जाएगा। प्री पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, कभी कभी ऐसे होता है कि आपने सर्विस या गुड अभी तक अवेल नहीं किया, बट आपने ऑलरेडी उसकी पेमेंट कर दी है। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। भाई फर्स्ट कर लें आप, फर्स्ट कर लें मैंने एक मार्केटिंग जो कैंपेन है वो रन करवाई, जिसके लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट को पैसे दिए। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने क्या किया कि जिससे वो कैंपेन्स वगैरह बना रहे हैं और रन करवानी है, वो बेसिकली उन्होंने एग्रीमेंट हुआ था 6 मंथ का, बट हमारा जो ईयर एंड हो रहा है वो आफ्टर ईयर एंड आफ्टर 3 मंथ्स हो रहा है। समझ आई बात? यानी कि कहना ये चाह रहा हूं 3 महीने बाद मेरा साल खत्म हो रहा है, बट मैंने पेमेंट जो है वो 6 महीने की कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 3 मंथ्स की प्री पेमेंट कर दी, प्री पेमेंट। और जो ये 3 मंथ्स की प्री पेमेंट होगी ना, वो मेरे करंट एसेट में चला जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। फर्स्ट कर ले, मैं 6 महीनों की पेमेंट कर रहा था, मैं 6 मंथ की मैंने जो पेमेंट करी है वो बेसिकली है 5,000। ठीक है, 5,000 की मैंने पेमेंट कर दी, बट मुझे ये करनी कितने की थी? मुझे ये सिर्फ करनी थी 3 मंथ्स की, क्योंकि 3 महीनों की तो बात तो नेक्स्ट मंथ ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 5,000 सही है डिवाइडेड बाय 6, तो मुझे पता चल जाएगा 3 मंथ्स का। जब मैंने डिवाइड बाय 6 किया तो ये आ जाएगा 833.33। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो मुझे 3 महीनों का पता चल जाएगा। 833.33 मल्टीप्लाई बाय 3 हम करेंगे तो ये आ जाएगा 2,500 कर लेते हैं। 2,499.99 आ रहा है, तो उसको मैं राउंड ऑफ करके 2,500 कर लेता हूँ। ठीक है जी, यानी कि 2,500 मुझे पे करने चाहिए थे, और जो रिमेनिंग 2,500 है वो क्या हो जाएंगे, वो मेरी प्री पेमेंट में चले जाएंगे, वो अगले 3 मंथ्स के लिए हो जाएंगे। तो प्री पेमेंट मेरा करंट एसेट हो जाएगा, और जो मेरे एक्सपेंसेस हैं उसमें से मैं 2,500 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 5,000 में से मैं सिर्फ 2,500 इंक्लूड करूंगा, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि एक्सपेंसेस should be recorded in the month या in the year in which they have incurred। जिस साल में वो incur होते हैं आप उनको सिर्फ उसी साल के लिए रिकॉर्ड करोगे, आप अगले साल के लिए रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्लियर है? यहां तक हमें बात समझ आ गई प्री पेमेंट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा अब हम डिस्कस करते हैं हमारी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज क्या होती है? लाइबिलिटीज बेसिकली होती हैं कि जो आपने डेट्स वगैरह आपके बिजनेस के ऊपर है जो आपने पे करने हैं फ्यूचर में। ठीक है, इसमें भी आपके पास दो कैटेगरीज होती हैं, एक हो जाएगी आपके पास नॉन करेंट लाइबिलिटी, एक हो जाएगी आपके पास करेंट लाइबिलिटी। मैं आपको डेफिनेशन भी एग्जैक्टली बता देता हूँ कि लाइबिलिटीज की होती है। लाइबिलिटीज बेसिकली मींस लीगल लीगल बाउंडिंग legal binding obligations that are payable to another person
और एंटिटी, यानी कि जो लीगली मुझे किसी और बंदे को पे ऑफ करना है, किसी और बंदे को पैसे देने हैं, उसको मैं बेसिकली बोल सकता हूँ हमारी लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटीज में भी दो कैटेगरीज हैं, क्या अभी देख लेते हैं। एक होती है आपकी नॉन करेंट लाइबिलिटीज, जिसको हम एनसीएल भी कह सकते हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटी। और अगली जो होती है वो होती है आपकी करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज। अच्छा जी, नॉन करंट लाइबिलिटीज बेसिकली एसेट्स की तरह ही ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, यानी कि जो मैंने पे ऑफ करना है वो यूजुअली आफ्टर अ ईयर करना है, एक साल के बाद मुझे पैसे रिटर्न करने हैं। ऐसी लाइबिलिटीज को मैं बोल दूंगा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। जैसे आपका लॉन्ग टर्म बैंक लोन हो गया, जो यूजुअली कितने सालों के लिए होता है, 5 years, 6 years, 10 सालों के लिए। ऐसी लाइबिलिटीज आपकी लॉन्ग टर्म कहलाती है। करंट लाइबिलिटीज वो होती है जो यूजुअली विद इन अ ईयर आपने पे ऑफ करना होता है, यूजुअली, जरूरी नहीं है बट यूजुअली आप विद इन अ ईयर पे ऑफ कर देते हो। इसमें एग्जांपल हो सकती है आपकी ट्रेड पेबल्स, ठीक है, यानी कि जो आपने सप्लायर से गुड्स परचेज किए हैं ऑन क्रेडिट बेसिस, और पैसे अभी तक आपने सप्लायर को दिए नहीं, आपने कहा कि भाई पेमेंट जो है वो मैं आपको 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, या 3-4 महीने बाद कर दूँ। तो चलिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस तरह से आपने बोला कि मैं बाद में आपको पेमेंट कर दूंगा, ये आपकी करेंट लाइबिलिटी कहलाएगी। इसी तरह आपकी ओइंग हो जाएगी, ओइंग ऑफ एक्सपेंसेस, कि भाई आप किसी के एक्सपेंसेस जो है वो करते हो, आपने किसी को पे करना है, यानी कि आपने गुड तो ले लिया, सर्विस तो अवेल कर ली, बट आपने अभी तक उस बंदे को, उस एंटिटी को या उस पर्सन को अभी तक आपने पैसे नहीं दिए, तो पैसे आपने देने, यू ओ समवन। एक तो ओइंग ऑफ एक्सपेंसेस हो गया। इसी तरह से आपका शॉर्ट टर्म बैंक लोन, जो यूजुअली एक साल के अंदर अंदर आपने पे ऑफ करना होता है, शॉर्ट टर्म बैंक लोन। ठीक है, अगली चीज हो गई आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि जब आप बैंक से विड्रॉ करा लेते हो पैसे मोर देन द मनी अवेलेबल इन दी बैंक अकाउंट। फर्ज कर लें मेरे बैंक अकाउंट में, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे बैंक अकाउंट में इस वक्त पड़े हुए हैं $1000, बट अचानक से मुझे जरूरत पड़ गई $1200 की। अब मैं बैंक का बहुत लॉयल कस्टमर हूँ, और बैंक मुझे जानता है, बैंक को मेरे बारे में पता है कि यार ये बंदा गलत नहीं है, ये जेन्युइन बंदा है। मैंने बैंक से रिक्वेस्ट की कि मेरे बिजनेस को जरूरत है $1200 की, लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ $1000 है, तो लेट मी विड्रॉ मोर देन द मनी अवेलेबल इन माई बैंक अकाउंट। यानी कि आप मुझे इजाजत दे दो, एग्री कर लो कि $1200 मुझे दे दो, 1000 के बजाय $200 का ओवरड्राफ्ट दे दो। तो बैंक एग्री कर लेगा, बोलेगा चलो ठीक है यार, लॉयल कस्टमर है हमारा और भरोसा है हमें इस पे, इसने बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे ट्रांजेक्शन की है, तो हम इसको दे दें, वो मुझे दे देगा मोस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, अब वो ऑब्वियसली इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। वो ये होता है कि बैंक जो है ना वो इस पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होता है, क्योंकि बहुत छोटा, यूजुअली छोटा सा अमाउंट होता है, इतना ज्यादा होता नहीं है, तो बैंक यूजुअली इस पे काफी हाई इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो अगर दे रहा है, वो इतना ज्यादा रिस्क ले रहा है, तो वो कुछ ना कुछ रिटर्न तो इसके अगेंस्ट कोशिश करेगा ना कि मुझे भी मिले, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, और ये हमारे एक सोर्स ऑफ फाइनेंस भी बन जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, आई होप यहाँ तक हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिस्कस करने का मकसद ये था कि हम एक चीज पे पहुंच जाए, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। तो वो देखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली आपकी है, अकाउंटिंग इक्वेशन कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी। ठीक है, अब ये तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू एसेट्स। ठीक है, ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये बेसिकली हमारी इक्वेशन होती है। जब भी आप बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे होंगे, चाहे आप अपने ओ लेवल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप अपने ए लेवल्स का एग्जाम दे रहे हो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना
बहुत जरूरी है। अगर ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई, ये इक्वेट हो गया, यानी कि आपका जो कैपिटल है वो आपके डिफरेंस के बराबर आ गया, एसेट और लायबिलिटीज के डिफरेंस के बराबर आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने जो बैलेंस शीट है वो सही बनाई। ठीक है, तो ये हमें चीज समझ आ गई। अब हम डिस्कस करते हैं नेचर्स कैपिटल की, एसेट्स की, लायबिलिटीज की, उनकी बेसिकली नेचर्स क्या होते हैं। तो ठीक है जी, अगर आपका एसेट इंक्रीज होता है तो आप डेबिट करते हैं, एसेट या एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो आप डेबिट करते हैं। अगर आपकी लायबिलिटीज बढ़ती हैं या आपका रेवेन्यू जो इनकम है वो बढ़ती है या आपका कैपिटल इंक्रीज होता है, बेसिकली दिस इज द नेचर। कैपिटल आपका इंक्रीज होता है तो बेसिकली आप क्या करते हो, आप क्रेडिट कर देते हो। एसेट्स बढ़ा तो डेबिट, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, कैपिटल इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट। अब कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि हम किस पोजीशन पे खड़े हैं, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है जी, मैं स्क्रीन पे प्रेजेंट कर रहा हूँ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस ये रहे हमारे पास। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जैन 2021 में ये सारी ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे उसने बोला फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस फॉर एबीसी बिजनेस फॉर द मंथ ऑफ जैन 2021, और हमें ये ट्रांजैक्शंस की डबल एंट्री पहले पास करनी है, यानी कि हमें बतानी है कौन सी चीज डेबिट में जाएगी, कौन सी चीज क्रेडिट में जाएगी। इसको देखते हैं, मैं यहीं पे एक कॉलम बना लेता हूँ, यहीं पे आपके साथ कॉलम बना लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका डेबिट और ये हो गया आपका क्रेडिट। यहाँ पे वो बोल रहे हैं, इधर उन्होंने बात की है कि स्टार्टेड अ बिजनेस विद $10,000 कैश। सही है। अब अगर देखा जाए तो हो ये रहे, बिजनेस बोल रहे कि उन्होंने एक बिजनेस स्टार्टअप किया। ठीक है, कैसे स्टार्ट किया, $10,000 कैश। तो यानी कि जो कैश है आपका वो एक एसेट है। सही है, कैश हमारा एक करंट एसेट, कैश बढ़ रहा है, कैश डेबिट हो जाएगा, और उसके अगेंस्ट जो क्रेडिट होगा वो आपका कैपिटल होगा, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। फिर वो नीचे अगले वाले में कह रहे हैं बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम $900 फ्रॉम रॉक। हमने क्रेडिट पे खरीदा, क्रेडिट पे परचेज करने का मतलब ये कि हमने उधार पे परचेज किया है, वी विल पे इन फ्यूचर, हम अभी उसको पेमेंट नहीं करेंगे। जो मेरा बिजनेस है वो अभी उसको पे ऑफ नहीं करेगा, वो इंशाल्लाह फ्यूचर में पे ऑफ कर देगा। किसको, रॉक। अब इसकी एंट्री क्या पास होनी चाहिए, इसकी एंट्री होनी चाहिए परचेजेस डेबिट, रॉक ट्रेड पेबल क्रेडिट। ट्रेड पेबल इस वजह से क्रेडिट में जाएगा बिकॉज ट्रेड पेबल हमारी लाइबिलिटी है, और जब लाइबिलिटी इंक्रीज के होती है, जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो आप क्रेडिट करते हो। फिर वो कह रहे हैं ट्रांसफर्ड 5th जैन को हमने ट्रांसफर किया $3,000 कैश इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट, यानी कि $3,000 कैश मैंने अपने पास से निकाल के ट्रांसफर कर दिया अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट में। तो एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट कम हो रहा है। बैंक जो है वो इंक्रीज कर रही है उसकी वैल्यू, वेयर एज कैश जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो बैंक डेबिट हो जाएगा 3,000 से, और कैश जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा 3,000 से। आगे वो बोल रहे हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश $300, हमने गुड्स बेच दिए, यानी कि सेल्स हुई है। तो इधर क्या एंट्री पास होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए है सेल्स क्रेडिट कैश डेबिट, क्योंकि कैश आपका इंक्रीज हो रहा है, कैश बिजनेस में आ रहा है, एक एसेट बढ़ रहा है, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। फिर वो अगले वाले में बोल रहा है बॉट मशीनरी फॉर $2,000 पेइंग वाया चेक, यानी कि हम चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। और ये कब हुआ, ये 16th को ये ट्रांजेक्शन हुई है। तो आपने मशीन परचेज की है कितने की, $2,000 की, और आपने जो पेमेंट की है वो चेक के अगेंस्ट की है। यहाँ पे भी वैसे ही एक ट्रांजेक्शन हो रही है कि यार एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट कम हो रहा है।
आप मशीनरी खरीद रहे हैं, जब आप मशीनरी परचेज कर रहे हो तो नॉन करंट एसेट मशीनरी इंक्रीज हो गया, नॉन करंट एसेट डेबिट हो जाएगा आपका, और उसके अगेंस्ट जिस फॉर्म ऑफ पेमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज बेसिकली चेक। आप बैंक के थ्रू जो है पेमेंट कर रहे हो तो नॉन करंट एसेट मशीनरी डेबिट, बैंक क्रेडिट, ठीक है, कितने से होगा? $2000 से। फिर वो कह रहे हैं रिटर्न गुड्स टू रॉक अमाउंटिंग $150, हमने गुड्स जो है वो रिटर्न कर दिए, वापस दे, ठीक है, यानी कि ये क्या हुई है हमारी, ये बेसिकली परचेज रिटर्न हुई है, जो गुड्स हमने पहले परचेज किए थे वो हमने अपने सप्लायर रॉक को वापस दे दिए। अब इसकी एंट्री क्या पास होनी चाहिए? इसकी एंट्री होनी चाहिए रॉक डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट। क्यों? क्योंकि अब परचेजेस जो है वो आपकी डिक्रीज हो रही है, ये कॉन्ट्राइंट। परचेजेस जब हम कर रहे थे तो मैंने क्या किया था? मैंने किया था डेबिट, परचेजेस डेबिट, ट्रेड पेबल क्रेडिट। अब जब परचेज रिटर्न हो रही है तो मैं इसकी ऑपोजिट एंट्री पास कर दूंगा, रॉक डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट, ठीक है। ये इस तरह से हमने बेसिकली सॉल्व करना है। मैं आपके पास व्हाइट बोर्ड पे भी इसको डिस्कस कर लेता हूँ, इसके आंसर्स यहाँ पे लिख भी लेता हूँ ताकि एक प्रॉपर फॉर्मेट में हमारे पास आंसर्स आ जाए, ठीक है जी। तो जो पहली एंट्री थी हमारे पास वो थी कि हमने बेसिकली Jan 1 को बिजनेस अपना स्टार्ट किया है विद $10,000 कैश। तो डेबिट क्रेडिट कैश जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा 10,000 से, और कैपिटल जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। अगले वाले में वो कह रहे हैं कि हमने गुड्स परचेज किए क्रेडिट बेसिस पे रॉक से। तो परचेजेस में सिर्फ एक आइडिया हो जाए इसलिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। परचेजेस जो हैं वो बेसिकली आपकी डेबिट हो जाएंगी, कितने से? 900, और ट्रेड पेएबल रॉक क्रेडिट हो जाएगा आपका 900। फिर इसी तरह एक और एंट्री देख लेते हैं, अब कोई थोड़ी मुश्किल वाली डिस्कस करते हैं। अब हम देख लेते हैं बेसिकली 29 वाली या 27 वाली चले कर लेते हैं। Bought fixtures and fitting from अंगूठी लिमिटेड ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट कितने की खरीदी थी हमने? 2000 की। वही बात आ गई कि भाई जब आप फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स जो है वो परचेज कर रहे हैं, फिक्सचर्स एंड फिटिंग आप खरीद रहे हो तो एक नॉन करंट एसेट आपका बढ़ सही है, लेकिन उसके अगेंस्ट क्या हो रहा है? साथ में आपकी लाइबिलिटीज भी बढ़ रही हैं, आपने पे ऑफ करना है अंगूठी लिमिटेड को। तो इसकी एंट्री जो हमारा 27 वाला है उसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे? उसकी हम बोलेंगे कि सर 29 अंगूठी लिमिटेड जो बिजनेस था हमारा अंगूठी लिमिटेड, वो हो जाएगा डेबिट बाय, सॉरी, इसकी एंट्री पास होनी चाहिए है आपकी फिक्सचर्स एंड फिटिंग, फिक्सचर्स एंड फिटिंग डेबिट कितने से? 2000 से, और क्रेडिट में आपके पास अंगूठी जो बिजनेस है जिसको आपने पे करना है वो चला जाएगा 2000, क्योंकि ये मेरे लिए लाइबिलिटी है, मुझे इनको पैसे देने हैं, मैंने अभी दिए नहीं। फिर आगे देखते हैं और क्या उसने बोला। वो कह रहे पेड हाफ ऑफ द टोटल अमाउंट ओड टू अंगूठी लिमिटेड वाया चेक, यानी कि अब मैंने पेमेंट कर दी, मैं यहाँ पे शेयर भी कर देता हूँ। यहाँ पे वो कह रहे पेड हाफ ऑफ द टोटल अमाउंट ओड टू अंगूठी लिमिटेड वाया चेक, हमने चेक के थ्रू पेमेंट कर दी। कितनी पेमेंट करी है? $1000 की करी होगी, क्योंकि मैंने कितने डॉलर्स का जो फिक्सचर्स एंड फिटिंग है वो खरीदे थे 2000 के, और 29 को मैंने आधी पेमेंट कर दी, यानी कि 2000 डिवाइडेड बाय 2 तो 1000 आएगा, तो 1000 की हमने पेमेंट कर दी है। इसकी एंट्री आपकी पास हो जाएगी, डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास इसकी एंट्री पास हो जाएगी। अब इसका रिवर्स जो एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री है, वो पास होगी अंगूठी
लिमिटेड डेबिट कितने से, 1000 से, क्योंकि उसने आधी पेमेंट करी है। उन्होंने एग्जामिनर ने क्वेश्चन में बात बोली है ना कि पेड हाफ अमाउंट टू अंगूठी लिमिटेड वाया चेक। चेक के थ्रू किए तो बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक की वैल्यू अब कम हो जाएगी, एक एसेट जो है आपका वो डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह 30th को एक और एंट्री हमारी पास हुई थी, यहाँ पे उसने बोला है ओनर्स विथड्रू $500 कैश फॉर हिज पर्सनल यूज, यानी कि ओनर्स ड्राइंग कर रहे हैं कितने की, $500 की। तो इसकी एंट्री पास होगी ड्राइंग्स डेबिट बाय 500, 500 से आपकी जो ड्राइंग्स हैं वो डेबिट हो जाएंगी। कब की एंट्री है, 30th अप्रैल। ड्राइंग्स डेबिट बाय 500, कैश क्रेडिट बाय 500, ठीक है। और इस तरह करके हम डबल एंट्रीज पास करते हैं। आई होप ये समझ आया होगा आपको, और अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क। थैंक यू।